आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा एपिसोड नंबर 233। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ा एक महत्वपूर्ण जो लेखन है डॉक्टर अंबेडकर का उस पे, और उसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। वीज़ा की प्रतीक्षा में। सुनकर तो ऐसा लगेगा कि शायद डॉक्टर अंबेडकर कहीं विदेश जाने वाले थे और उसके लिए वीज़ा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वो देश में ही वीज़ा की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए दिलचस्प है, जब तक ये पूरा वीडियो आप न सुनेंगे, ये 6 खंड में ये लेख है और 6 खंड पूरा आपको सुनेंगे, तब जाकर आप ये समझ पाएंगे कि जो डॉक्टर अंबेडकर की संघर्ष यात्रा है, वो संघर्ष यात्रा क्यों है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इस 6 लेखों में कुछ डॉक्टर अंबेडकर की अपनी आप बीती है, अपने अनुभव हैं, संस्मरण हैं, और कुछ दूसरे साथियों की अपबीती है जिसको एक जगह इकट्ठा किया गया है। इसलिए थोड़ा लंबा भी हो तो सुनिए और सुनाइए, जरूर सुनिए कि डॉक्टर अंबेडकर का बचपन कैसे बीता, उनके बचपन के जो मेमोइर्स हैं, जो उनकी संस्मरण हैं, जो यादाश्त हैं, वो कैसी हैं, ये जानने के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज वेटिंग फॉर वीज़ा पार्ट 1। और इसमें डॉक्टर अंबेडकर अपने बचपन की कहानी कहते हैं और वो कुछ इस तरह से, मैं पूरा वही पढ़ता हूँ आपके सामने। वे लिखते हैं, और इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हिंदी के वॉल्यूम 25 और अंग्रेजी के वॉल्यूम 12, बाबा साहब अंबेडकर की जो राइटिंग है, इंग्लिश के वॉल्यूम 12 और हिंदी के 25 देखना ना भूलें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो पहले भाग में डॉक्टर अंबेडकर अपने बचपन का संस्मरण शेयर करते हैं। लिखते हैं कि आरंभ में हमारा परिवार बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका में रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होते ही मेरे पूर्वज अपने पैतृक पेशे को छोड़कर कंपनी की फौज में शामिल हो गए, नौकरी करने लगे। मेरे पिताजी ने भी उस परंपरा का पालन किया और सेना में नौकरी करते हुए एक अधिकारी के पद पर पहुंचे और सूबेदार से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद अपने परिवार को लेकर दापोली पहुंचे, जहां वह बसना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अपना विचार बदल दिया और हमारा परिवार दापोली से सतारा पहुंचा, जहां हम 1904 तक रहे। पहली घटना जो मुझे याद है, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह लगभग 1901 की है, जब वो अंबेडकर सतारा में रहते थे और उनकी उम्र 9 साल थी। उस पहली घटना का यहाँ जिक्र वो कर रहे हैं। लिखते हैं, मेरी माँ तब मर चुकी थी। मेरे पिता दूर सतारा जिले के खातब तालुका के कोरे गांव में खजांची थे, जहां बम्बई की सरकार ने सूखे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए, जो भूखे मर रहे थे, रोजगार देने के उद्देश्य से तालाब खोदने का काम आरंभ किया था। जब मेरे पिताजी गोरेगांव गए, गोरेगांव एक ही बात है, गोरेगांव गए, तो वह मुझे, मेरे भाई जो मुझसे बड़ा था, मेरी बहन के 2 बच्चे, जो बहन मेरी मर चुकी थी उसके 2 बच्चे, और मेरी चाची और कुछ दयालु पड़ोसियों की देखरेख में हमें छोड़ गए थे। मैं जानता हूं कि मेरी चाची बहुत दयालु थी, लेकिन वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। वे बौनी थी और उनकी टांगों में कुछ खराबी थी, जिससे वह बिना किसी की सहायता के चल फिर भी नहीं सकती थी।
उन्हें अक्सर उठाना पड़ता था। मेरी बहनें थीं, वे शादीशुदा थीं और अपने परिवार के साथ दूर रहती थीं। अपना खाना बनाना हमारे लिए समस्या बन गया था, खास तौर से इसलिए कि हमारी चाची असहाय होने के कारण यह काम नहीं कर सकती थी। हम 4 बच्चे स्कूल जाने वाले थे और हम अपना खाना खुद ही बनाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए हम पुलाव पर गुजारा करते थे, जिसे बनाना हमारे लिए आसान था क्योंकि उसमें चावल और मटन को ही मिलाना पड़ता था, मांस को ही मिलाना पड़ता था। खजांची होने के कारण हमारे पिता हमारे पास सतारा आने के लिए अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें कोरेगांव आने और गर्मी की छुट्टी उन्हीं के साथ बिताने के लिए पत्र लिखा। हम बच्चों को इस पर बड़ी उत्सुकता हुई क्योंकि हमने तब तक रेलवे स्टेशन नहीं देखा था। बड़ी तैयारियां की गई यात्रा के लिए। बचपन में अक्सर होता है, हम लोग वैसे उछलते कूदते थे। बड़ी यात्रा के लिए अंग्रेजी नुमा चमकीले सितारों वाली टोपियाँ, नए जूते, नए रेशमी किनारों की धोती दी गई। रास्ते की संपूर्ण जानकारी पिताजी ने दे दी थी और उन्होंने हमें यह सूचित करने के लिए लिखा था कि हम किस तरह चलेंगे ताकि स्टेशन पे वे स्वयं आ सके या अपने किसी नौकर को, स्टाफ को वहाँ भेज सके। जैसा कि पिताजी चाहते थे, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का एक लड़का सतारा से चल पड़े और अपनी चाची को पड़ोसियों की देख रेख में छोड़ दिया, जिन्होंने उनकी देख रेख का वायदा किया था। हमारे स्थान से स्टेशन 10 मील दूर था और हमें स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किराए पर हमने लिया था। हमने विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाए गए कपड़े पहने हुए थे और खुशी से हमने घर छोड़ा। लेकिन जिस समय हमने घर छोड़ा, हमारी चाची दुखी थी। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरे भाई ने टिकटें खरीदी और मुझे तथा मेरी बहन के लड़के को 2-2 आने जेब खर्च के लिए दिए ताकि हम जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकें। हम तुरंत उछलने कूदने लगे और एक तरफ लेमन की बोतल का ऑर्डर दे दिया। वाह, लेमन की बोतल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में सीटी बजाती हुई ट्रेन आ गई और हम पीछे न रह जाएं इस डर से जल्दी ही गाड़ी में चढ़ गए। हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे, कूद के चढ़ जाते थे। पहले हमें मसूर में गाड़ी से उतरने के लिए कहा गया था, जो कोरेगांव से सबसे नज़दीक का स्टेशन था। गाड़ी मसूर में शाम को 5 बजे पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में जो यात्री गाड़ी से उतरे थे अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। हम 4 बच्चे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रह गए और अपने पिता या उनके किसी स्टाफ नौकर की प्रतीक्षा करने लगे, देखने लगे। बहुत देर तक हमने प्रतीक्षा की, लेकिन वहां कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछने के लिए आया। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी और हमने उन्हें अपनी टिकट दिखा दी। उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्यों रुके हैं। हमने उनसे कहा कि हमें कोरेगांव जाना था और हम अपने पिताजी या उनके नौकर की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है और हम अब कोरेगांव कैसे पहुंचे। हमने अच्छे कपड़े पहने थे। स्टेशन मास्टर को विश्वास था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं
और वो हमें इस दशा में देखकर द्रवित हो गया, है ना, उसको कष्ट हुआ। जैसा कि हिंदुओं में आम तौर पर होता है, स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम कौन हैं। एक भी क्षण बिना सोचे हमने कहा हम महार हैं। महार एक ऐसी जाति है जो बंबई प्रेसिडेंसी में अछूत मानी जाती है। उसे अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ, उसका चेहरा अचानक बदल गया। हम देख रहे थे कि वह दुखी था। जैसे ही उसने मेरा उत्तर सुना, वह अपने कमरे में चला गया। और हम वहीं खड़े रहे जहां हम खड़े थे। 15-20 मिनट गुजरे, सूर्य लगभग छिप रहा था। पिताजी नहीं आए और न ही उन्होंने नौकर को भेजा था, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। हम पूरी तरह परेशान थे। जो खुशी और प्रसन्नता हमने यात्रा आरंभ करने पे महसूस की थी, वो खत्म हो गई थी, और अब हम उदास हो गए थे। बच्चे थे। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने कहा यदि हमको कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल सके तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और यदि यह बहुत दूर नहीं है तो हम तुरंत चलना चाहेंगे। वहां बहुत सारी बैलगाड़ियां थी, लेकिन गाड़ी वालों ने स्टेशन मास्टर को यह बताते हुए सुन लिया था कि हम महार हैं। उनमें से कोई गंदा होने के लिए तैयार नहीं था, और अछूत वर्ग के बच्चों को ले जाकर अपनी प्रतिष्ठा कम नहीं करना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, लेकिन हमने देखा कि पैसा कुछ नहीं करता। पैसा से महत्वपूर्ण जाती है, पैसा कुछ नहीं करता। स्टेशन मास्टर जो हमारी मदद करना चाहता था, हमारी ओर से सौदा कर रहा था, चुपचाप खड़ा देख रहा था कि क्या करे, वो भी परेशान था। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया और उसने हमसे पूछा, तुम गाड़ी चला सकते हो? यह समझकर कि वह हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है, हम बोल उठे, हाँ हम चला सकते हैं। हमारा उत्तर सुनकर वह चला गया और हमारी ओर से प्रस्ताव किया कि हम गाड़ीवान को दुगुना पैसा दें और बैलगाड़ी को स्वयं चलाएं। गाड़ीवान को हमारे साथ केवल पैदल चलना होगा। एक गाड़ीवान तैयार हो गया, क्योंकि इस प्रकार उसे किराया भी मिल गया और वह अछूत गंदगी से भी बच गया। जब हम चलने को तैयार थे तब शाम को 6:30 बजे थे, 6:30। लेकिन हम स्टेशन छोड़ने के लिए उस समय तक तैयार नहीं थे जब तक यह विश्वास नहीं दिला दिया जाए कि हम कोरेगांव अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। अतः हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव यहां से कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने हमें विश्वास दिलाया कि कोरेगांव पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। उसके शब्दों पर विश्वास करके हमने अपना सामान गाड़ी में रख दिया। स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और गाड़ी में बैठ गए। हम में से एक ने बैलों की लगाम पकड़ी और गाड़ी चल दी। गाड़ीवान साथ साथ पैदल चलता रहा। आगे लिखते हैं कि स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी जो बिल्कुल सूखी थी। कुछ ही स्थानों पर गड्ढे थे जिसमें पानी भरा था। गाड़ी वाले ने प्रस्ताव किया कि हम वहां ठहरकर अपना खाना खा लें, क्योंकि फिर कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम सहमत हो गए।
उसने हमें कुछ किराया देने के लिए कहा जिससे वह गांव में जाकर कुछ खा सके। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और शीघ्र लौटने का वादा कर कर वह चला गया। हम बहुत भूखे थे और कुछ खाने का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मेरी चाची ने पड़ोस की औरतों से कुछ अच्छे अच्छे पकवान रास्ते में खाने के लिए तैयार करवा दिए थे। हमने टिफिन खोला और खाना शुरू किया। हमें बर्तन धोने के लिए पानी की ज़रूरत थी। हम में से एक पास की नदी एक गड्ढे से पानी लेने गया, लेकिन वह पीने लायक पानी नहीं था। वह कीचड़ और गाय भैंस के पेशाब और गोबर का मिश्रण था जो वहाँ पानी पीने आते थे। वास्तव में वह पानी मनुष्य के प्रयोग के लिए नहीं था। पानी की दुर्गंध इतनी अधिक थी कि हम उसे पी नहीं सकते थे। अतः संतुष्ट होने से पहले ही हमने खाना बंद कर दिया और गाड़ीवान की प्रतीक्षा करने लगे। वह बहुत देर तक नहीं आया और हम जो कर सकते थे वो कर रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। अंत में वह आया और हमने यात्रा आरंभ कर दी। 4-5 मील तक हमने गाड़ी चलाई और वह पैदल चलता रहा। फिर वह अचानक उछलकर गाड़ी में बैठ गया और लगाम अपने हाथ में ले ली। हमें गाड़ीवान के इस आचरण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो उसने गंदा होने के डर से हमें गाड़ी देने से इनकार कर दिया था और अब सभी धार्मिक संकोच को त्याग कर उसी गाड़ी में हमारे साथ बैठने को तैयार हो गया। किंतु हमने उसके बारे में कोई प्रश्न करने की हिम्मत नहीं की। हम जल्दी अपनी मंजिल कोरेगांव पहुंचने के लिए बेताब थे, उत्सुक थे। हम चाहते थे कि गाड़ी चलती रहे, लेकिन शीघ्र ही हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरा को दूर करने के लिए कोई रोशनी नहीं थी। कोई स्त्री, पुरुष या पशु चलता दिखाई नहीं दिया जिससे हमें महसूस हो कि हम उनके बीच चल रहे हैं। हमें एकांत में डर लगने लगा जिसने हमें चारों ओर से घेर लिया था। हमारी चिंता बढ़ रही थी। हमने हिम्मत से काम लिया। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे, कोई 3 घंटे की यात्रा कर चुके थे, लेकिन कोरेगांव का कोई संकेत नहीं था। हम में एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। डरते हैं बच्चे, इसी तरह का डर। हमें संदेह होने लगा कि गाड़ीवान विश्वासघात करना चाहता है। वह हमें मारने के इरादे से कहीं एकांत स्थान पर ले जा रहा है। हमारे पास सोने के बहुत से जेवरात थे जिससे हमारी आशंका को और ज़्यादा पुख्ता बल मिला। हमने उससे पूछा कि कोरेगांव कितना दूर है, वहाँ पहुँचने में देरी क्यों हो रही है। वह कहता रहा, बहुत दूर नहीं, हम वहाँ शीघ्र पहुँच जाएंगे। जब रात के लगभग 10 बज गए और हमें कोरेगांव का कोई निशान नहीं दिखाई दिया तो हम बच्चों ने चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हमारा रोना चिल्लाना देर तक चलता रहा। गाड़ीवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक हमने थोड़ी दूर पर दीपक जलता देखा। गाड़ीवान ने कहा, क्या तुम्हें वह रोशनी दिख रही है? वह चुंगी कलेक्टर की रोशनी है। हम वहां रात को आराम करेंगे। हमने कुछ राहत की सांस महसूस की और चिल्लाना बंद कर दिया। रोशनी दूर थी, हम उस तक कभी पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे थे। चुंगी कलेक्टर के कुटीर तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे। समय के अंतराल में हमारी चिंता और बढ़ गई और हम गाड़ीवान से तरह तरह से
प्रश्न पूछते रहे कि जैसे कि वहाँ पहुँचने में देर क्यों हो रही है, क्या हम उसी सड़क पर जा रहे हैं, इत्यादि। अंततः आधी रात गाड़ी चुंगी कलेक्टर की कुटीर पर पहुंची। यह एक पहाड़ी के नीचे पहाड़ी की दूसरी ओर स्थित थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने बहुत सी बैलगाड़ियां देखी। यह सब वहां रात को आराम करने के लिए रुकी थी। हमें बहुत भूख लगी थी और हम भोजन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी पानी का प्रश्न था। हमने अपने गाड़ीवान से कहा, क्या पानी मिल सकता है? उसने हमें चेतावनी दी कि चुंगी कलेक्टर हिंदू था। यदि तुमने सत्य कहा कि हम महार हैं तो यहाँ पानी नहीं मिल सकेगा। उसने कहा, तुम कहना हम मुसलमान हैं और अपना भाग्य आजमाओ। उसकी सलाह पर मैं चुंगी कलेक्टर की कुटीर में गया और उससे कहा, आप हमें कुछ पानी देंगे? उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बातचीत की, जो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, ताकि मेरे मुसलमान होने में कोई शंका, कोई संदेह ना रहे। लेकिन वह चाल कामयाब नहीं हुई और उसने कड़ा रुख में उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए पानी किसने रख रखा है? पानी ऊपर पहाड़ी पर है, यदि तुम चाहो तो जाकर ले आओ, मेरे पास कोई पानी नहीं है। इस प्रकार उसने मुझे टाल दिया। मैं गाड़ी की ओर लौट आया और उसका उत्तर भाई को बता दिया। मैं नहीं जानता कि मेरे भाई ने कैसा महसूस किया। उसने हमें सिर्फ सो जाने को कहा। बैलगाड़ी के जुए खोल दिए गए थे, गाड़ी जमीन पर टेक दी गई थी। हमने अपने बिस्तर गाड़ी में नीचे बने तख्त पर बिछा दी और आराम से लेट गए। चूंकि हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, जो कुछ हुआ हमने महसूस नहीं किया, लेकिन हमारा दिमाग नवीनतम घटना की ओर चला गया। हमारे पास बहुत खाना था, हमारे अंदर भूख की आग जल रही थी। यह सब होते हुए भी हम खाना खाए बिना हमें सोना पड़ा, क्योंकि हमें पानी नहीं मिला, और पानी इसलिए नहीं मिला कि हम अछूत थे। यह विचार हमारे मन में आया। मैंने कहा, हम सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। मेरे बड़े भाई को कुछ भ्रांति हुई। उसने कहा कि हम चारों के लिए सो जाना विवेकपूर्ण बात, बुद्धि वाली बात नहीं है। 2 सोएंगे और 2 पहरे देंगे। इस प्रकार हमने पहाड़ी के नीचे रात बिताई। सुबह 5 बजे हमारा गाड़ीवान आया और सुझाव दिया कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हम लोगों ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उसने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार हमने 6 बजे चलना शुरू किया और 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। मेरे पिताजी हमें देखकर हैरान हुए और कहा कि उन्हें हमारे आने की सूचना नहीं मिली। हमने कहा कि सूचना तो दी थी। उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी के नौकर की गलती थी। उसने हमारा पत्र प्राप्त कर लिया था, ले लिया था, लेकिन उसने पिताजी को नहीं दिया था। अब ये चलते हैं कंक्लूडिंग पोर्शन में इस पार्ट के। कहते हैं कि यह घटना, डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि यह घटना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस समय घटना हुई मैं 9 वर्ष का बालक था, लेकिन इसने मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। यह घटना होने से पूर्व मैं जानता था कि मैं अछूत हूं और अछूतों में कुछ अपमान और भेदभाव सहन करने पड़ते थे। ये सहज मान लिया गया था। उदाहरण के तौर पर मैं जानता था कि मैं अपनी कक्षा के छात्रों के बीच अपने क्रम के अनुसार नहीं बैठ सकता था।
अपितु मुझे स्वतः एक कोने में बैठना होता था। मैं जानता था कि स्कूल की सफाई करने के लिए रखा नौकर मेरे उस टाट को नहीं छुएगा जिसका मैं प्रयोग करता हूँ। मुझे टाट का टुकड़ा शाम को अपने साथ ले जाना होता था और अगले दिन उसे लेकर आना होता था। स्कूल के सवर्ण बच्चे प्यास लगने पर नल से पानी लेकर प्यास बुझा सकते थे। इसके लिए उन्हें सिर्फ अध्यापक से, टीचर से इजाज़त लेनी पड़ती थी। मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था और जब तक कोई सवर्ण व्यक्ति नल को खोलता नहीं था, मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति लेना काफ़ी नहीं था। सिर्फ अनुमति लेना काफ़ी नहीं था। स्कूल में उस समय चपरासी का होना आवश्यक था, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जो नल खोल सकता था। वो अच्छा अध्यापक इस काम के लिए इस्तेमाल उसका करता था। यदि चपरासी उपलब्ध नहीं तो मुझे बिना पानी के रहना पड़ता था। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार बयान किया जा सकता है। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मैं जानता हूं कि घर में कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं। ऐसी बात नहीं है कि सतारा में कोई धोबी नहीं था। ऐसी बात भी नहीं थी कि हम धोबी को पैसे नहीं दे सकते थे। मेरी बहनें कपड़े इसलिए धोती थीं कि हम अछूत थे और कोई धोबी किसी अछूत के कपड़े को नहीं धोता था। मेरे तथा अन्य लोगों के बाल काटने या हजामत बनाने का काम मेरी बड़ी बहन करती थी, जो हमारे बाल काटते काटते बाल काटने में माहिर हो गई थी। इसका कारण यह नहीं था कि सतारा में कोई नाई नहीं था। इसका कारण यह भी नहीं था कि हम नाई को पैसे नहीं दे सकते थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी कि हम अछूत थे और कोई नाई अछूत का बाल काटने के लिए तैयार नहीं था। यह सब जानते थे। इस घटना ने मुझे इतना धक्का दिया जितना पहले कभी नहीं लगा। कोरेगांव की यात्रा पहले कभी नहीं लगा था। और इससे पहले मैं छुआछूत को अन्य सवर्णों और अछूतों की तरह एक आम बात समझता था कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन इस घटना ने, इस यात्रा वृत्तांत ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। ये पहला पार्ट था। शुक्रिया साथियों, जय भीम। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखिए, तब वो कहानी बात समझ में आएगी। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू।